नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम बारीकों को आपको बताएंगे। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपके लिए बेहतरीन कॉल्स लेकर आएंगे। और आज हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। सुनील कटके हैं कोटक सिक्योरिटीज़ से, हमारे साथ हैं दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ से, और साथ ही हमारे साथ पद्मेश माल्या हैं एंजल वन से। आप तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। साथ ही आज हमारे साथ आगे सुरेंद्र मेहता होंगे, सेक्रेटरी हैं इब्जा के, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। साथ ही आगे सुधीर अग्रवाल भी होंगे, जो डायरेक्टर है कुंतेई ऑयल्स के। तो आप पांचों मेहमानों का स्वागत है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो कल की शानदार तेजी के बाद आज दोनों ही काउंटर पर दबाव दिख रहा है। चांदी 500 रुपये तक कमजोर हो गई है। गोल्ड की बात करें तो 250 रुपये तक की कमजोरी दिखा रही है। वहीं कच्चे तेल में 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगता दिख रहा है। 7% की तेजी के बाद क्रूड पर आज नरमी दिख रही है। $94 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव आ गया है। हालांकि एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है। नेचुरल गैस की बात करें तो 1.5% तक की तेजी यहां दिख रही है। 665 रुपए के ऊपर MCX पर कारोबार हो रहा है। कॉपर हल्का दबाव है। बेस मेटल्स में यही एक काउंटर है जहां हल्की कमजोरी आज दिख रही है। 663 रुपए के नीचे MCX कॉपर कारोबार कर रहा है। अब बात एग्री मार्केट की कर लेते हैं। एग्री में मेंथा की अगर बात करें तो सिंथेटिक सप्लाई ज्यादा है। 990 रुपए के आसपास MCX पर ट्रेड हो रहा है। तेजी टिक नहीं पाती है, 1000 के ऊपर कभी भी जाता है तो मेंथा नीचे आ जाता है। क्वार्टर बेहतर बुआई के नंबर है घरेलू मार्केट को लेकर, इसलिए और जो नए सीजन में आवक भी बढ़ेगी उसका यहाँ पर दबाव है। 36,000 के आसपास अक्टूबर का वायदा आ गया है। हल्दी अक्टूबर के वायदे में हल्की तेजी है। सितंबर का वायदा कमजोर है। 7,100 के आसपास हल्दी का अक्टूबर का वायदा है और 6,800 के आसपास सितंबर का वायदा। जीरे की बात करें तो कम सप्लाई है। 25,000 के ऊपर भाव यहां पर NCDX पर जीरा का वायदा ट्रेड कर रहा है। जीरे के बाद धनिया की बात करें तो यहां के भी अक्टूबर वायदा में 2% तक की तेजी है, 11,300 रुपए के आसपास। तो ये कुछ बड़ी खबर है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सबसे पहले चांदी की, क्योंकि जिस तरह की तेजी हमने कल देखी, इंट्राडे में 6% तक का उछाल देखने को मिला और आज हालांकि उस तेजी पर ब्रेक लगता दिख रहा है। आज 500 रुपए से ज्यादा की कमजोरी। अब फिलहाल देखिए 356 रुपए नीचे MCX पर कारोबार हो रहा है, 57,150 रुपए के आसपास। सुरेंद्र मेहता साहब है हमारे साथ, इब्जा के सेक्रेटरी है। मेहता जी, क्या हो रहा है चांदी में? क्या लग रहा है, चांदी की तेजी टिकी नहीं, अब आज क्या करना चाहिए? अगर किसी को अगर एंट्री करनी है तो चांदी में अभी भी मौका दिख रहा है तेजी का क्या? देखिए विश्वमोहन जी, मैंने आपको पहले भी आपके शो में कहा था कि चांदी में एक रेंज बन रहा है, जो रेंज $17.70 से लगा के नीचे बॉटम में और ऊपर में 21 से $21.5 तक की एक रेंज बन रही है। और बिल्कुल आज जो CPI के डेटा आने वाले हैं उसके लिए चांदी थोड़ा सा अपना नरमी का रुख इख्तियार कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से चांदी की मोमेंटम है, जो चांदी में चाल बनी हुई है और जो चांदी के लीज रेट्स हैं वो भी इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, प्लस इंडस्ट्रियल डिमांड भी हम मार्केट से ये हमें पता चल रहा है कि इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत बढ़ गई है। पिछले 6 महीने में भारतीय बाजारों में चांदी का इंपोर्ट पिछले 1 साल से के इंपोर्ट से भी ज्यादा हो चुका है। तो इन सब के मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है चांदी की डिमांड बरकरार रहेगी। इनफैक्ट डिमांड में बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है और इजाफा हमें दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि नीचे के लेवल पे एक $18.80 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। उसके नीचे मुझे नहीं लगता चांदी जानी चाहिए और ऊपर में मैं अगले 10 से 15 दिनों के अंदर मुझे लगता है कि चांदी कभी भी $21 के आसपास टच कर सकती है। ओके सर, गोल्ड को लेकर क्या लग रहा है? हालांकि गोल्ड चांदी के मुकाबले उस तरह के वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है, लेकिन आपका व्यू क्या है? गोल्ड में आगे क्या दिख रहा है? देखिए, गोल्ड में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट था $1667 का। लेकिन हमने लगभग पिछले 2 सालों में 4 बार देखा कि गोल्ड जो है $1688-90 को से वापस रिवर्स होके ऊपर की तरफ जाता है। तो मैं मानता हूं कि गोल्ड में जो नीचे की जो बॉटम था वो लगभग अब खत्म हो चुका है, क्योंकि हम ऑलरेडी $1720 के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। तो $20-30 तो कभी भी 1% की गिरावट तो कभी भी आ सकती है कोई भी प्रीशियस मेटल जैसी कमोडिटी में। मुझे लगता है कि
जो फेड की मीटिंग होगी तब तक गोल्ड एक रेंज बाउंड रहेगा और नीचे के लेवल में $1701 और ऊपर के लेवल में $1765 में इस रेंज में गोल्ड मूव करेगा। और जो फेड के स्टेटमेंट आएंगे उसके बाद उसमें 1-2 दिन बहुत तेजी से गिरावट या यदि हॉकी स्टेटमेंट आया तो गिरावट आएगी, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जिस तरह चांदी में तेजी आई है उसी तरह गोल्ड में भी धीरे धीरे हम तेजी की उम्मीद रखने। ओके, शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला, गोल्ड और सिल्वर का आउटलुक समझाया कि क्या कुछ हो सकता है। लेकिन आज ट्रेडर्स के लिए अहम डेटा है, यूएस सीपीआई के आंकड़े आएंगे अगस्त महीने के, किस तरह के आंकड़े रह सकते हैं और उससे पहले आपको किस तरह की रणनीति दोनों ही काउंटर में बनानी चाहिए डे ट्रेडर के लिए। सुनील जी, क्या करना चाहिए आज उस अहम डेटा से पहले? इन्फ्लेशन डेटा बहुत ही जरूरी डेटा माना जाता है। इन्फ्लेशन यूएस में मल्टी ईयर हाई पे है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ब्याज दरें बढ़ा के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के प्रोसेस में है और इस महीने में हो सकता है फेड की तरफ से फिर से 75 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि इन्फ्लेशन को कम करने की जो उनकी प्रोसेस है वो सक्सेसफुल रहे, यही उनका अंदेशा है। बट समवेयर डाउन द लाइन अगर हम दूसरे फैक्टर्स देखते हैं तो वो हमें एक तरफ से बोल सकते हैं कि हायर इन्फ्लेशन की तरफ से सेफ हेवन डिमांड गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल रहा है। बट ऑन द अदर साइड जो डॉलर में मजबूती है, जो 10 ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड में मजबूती है, उसके वजह से थोड़ा दबाव जो है बना हुआ है प्रेशियस मेटल पैक पे। इवन ग्लोबल सेंटिमेंट बेस मेटल फ्रंट पे भी उतने अच्छे नहीं है। डिमांड कंसर्न्स तो थे ही, तो उसके अलावा अभी ओवर पीरियड ऑफ टाइम चाइना का ग्रोथ रेट वगैरह का भी एक क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं बेस मेटल का जो पैक है वो भी दबाव में है, तो उसका भी असर हमें थोड़ा बहुत चांदी के फ्रंट पे देखने को मिला है। बट नियर टर्म में अगर किसी को ट्रेड करना है तो 3 फैक्टर्स जो है हमें ध्यान में रखने चाहिए। एक, जो टेक्निकल फ्रंट पे अभी भी $20 के नीचे है चांदी, अगर कॉमिक्स पे हम देखते हैं तो मुझे लगता है जब तक ये $20 का आंकड़ा पार नहीं करेगा थोड़ा सेल ऑन राइज का एक स्टेटमेंट बनेगा। दूसरा, रिसेंटली 52,000 को टच करके चांदी अभी सीधा 57,000 मतलब $5,200 का हमने इंप्रूवमेंट वेरी शॉर्ट टाइम में देखा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टेक्निकल पुल बैक भी हम देख सकते हैं चांदी में। तो मुझे लगता है डे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अभी 57,150 के रेंज में चल रहा है। ऑलरेडी ₹350 डाउन है आज। मुझे लगता है थोड़ा मोमेंटम आज सेल साइड का रहेगा। 57,150 में बेचें, 57,400 का स्टॉप लॉस लगाएं और 56,500 तक का एक टारगेट चांदी में देके चलूंगा। दूसरी तरफ गोल्ड में भी मेरी राय सेल ऑन राइज की रहेगी। आज भी ₹250 डाउन खुला है गोल्ड, बट कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन डेटा है उसके ऊपर भी नजर रहेगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है 10 ईयर ट्रेजरी अभी भी 3% के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग का एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है। 50-400 के रेंज में एक सेलिंग रेंज बनता है गोल्ड में इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। 5550 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, 50,100 तक का एक टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकता है गोल्ड में। ओके, दिव्या, आपका व्यू क्या है गोल्ड और सिल्वर में आज के लिए? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग। बुलियन में हमें कल एक अच्छी रैली देखने मिली थी, पर मेन रीजन जो है डॉलर इंडेक्स था जो 108 के नीचे चला गया था, पर आज वापस से 108 के ऊपर आ गया, इसलिए हमें थोड़ा सा सेलिंग देखने मिला गोल्ड और सिल्वर में। पर जैसे कि आज बात किया कि आज इन्फ्लेशन डेटा है, साथ में नेक्स्ट वीक यूएस की जो मीटिंग होगी, तो सबकी नजर अभी उसके ऊपर रहेगी। पर मैं एक्सपेक्ट करती है कि गोल्ड एक रेंज में ही कारोबार करेगा, 50,000 से लेके 50,800 के आसपास। तो 50,200 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, अगर वहां पे आता है तो वहां पे हम बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 50,000 का रखे और टारगेट हम ऊपर में 50,500 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चांदी की मैं बात करूँ तो चांदी में एक अच्छी खासी बाइंग कल देखने मिली थी, प्राइजेस जो है 4% ऊपर थे। एक टेक्निकल ब्रेकआउट हमें देखने मिला था, काफी टाइम से चांदी 55,500 के ऊपर सस्टेन हो नहीं पा रही थी, तो कल जब उसका ब्रेकआउट आया तो 58,000 के आसपास चला गया था। तो टेक्निकली ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही है। सेल ऑन बाय ऑन डेज हम कर सकते हैं, 56,800 पे आता है तो वहां पे हम बाई करें। स्टॉप लॉस हम 56,300 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 57,500 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, प्रथमेश जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? 2 अहम ट्रिगर है, एक तो आज अहम डेटा और अगले हफ्ते जो बैठक है उस बैठक से पहले किस तरह से ट्रेडिंग करनी है? आपको भी लग रहा है कि गोल्ड का मार्केट रेंज में ही रहेगा? अगर ट्रेड करना है और ट्रेड करना है इवेंट प्रथमेश जी, आपके पास वापस आएंगे, शायद ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है, वापस से आपको जोड़ेंगे। चलिए, इससे पहले एक बार सुनील जी के पास वापस चलते हैं। सुनील जी, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अगर किसी को चांदी लेना है तो करंट लेवल पे 57 के आसपास चांदी कैसी लग रही है, क्या करे चांदी में?
जी विश्वमोहन जी, मुझे लगता है अगर कोई 1 ईयर या 2 ईयर के पर्सपेक्टिव से देखेगा तो मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों एक अच्छे मौके हैं, क्योंकि डाउनसाइड लिमिटेड है और अपसाइड हम बोल सकते हैं कि ज्यादा स्पेस है, हेडरूम थोड़ा ज्यादा है हम बोल सकते हैं। 1 ईयर डाउन द लाइन मुझे लगता है 65,000 से लेके 75,000 तक का एक दायरा जो है सिल्वर दिखा सकता है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं चाइना के फ्रंट पे इकोनॉमिक थिंग्स इंप्रूव होंगे, ग्लोबल इकोनॉमिक जो कंसर्न्स है अभी वो ईज आउट हो जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ेगा। तो मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से पोजिशनल व्यू लेना है तो स्टैगर्ड तरीके से बाइंग करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी 57,000 के आसपास है। अगर आपको मान लीजिए 4 किलो लेना है तो 1 किलो यहाँ पे यानी 25% इन्वेस्टमेंट करंट भाव पे कर सकते हैं, और हर डिप पे 25% के हिसाब से एक स्टैगर्ड तरीके से एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे मुझे लगता है कि ये उतना बुरा रेट नहीं है। एक साल के दौरान मुझे लगता है 65,000 से लेके 70,000 तक का टारगेट किया जा सकता है चांदी में। ओके, इन्वेस्टर्स के लिए एक साल में 65,000 से 70,000 के लेवल भी दिख सकते हैं, सुनील जी को लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। 3 दिनों की तेजी के बाद आज यहाँ पर ब्रेक लगता दिख रहा है, हालांकि एक रेंज में ही है। दिव्या, क्या लग रहा है क्रूड में क्या करना चाहिए? 6967 के आसपास है, करंट लेवल पे कोई ट्रेड बन रहा है क्या क्रूड में? हाँ, क्रूड ऑयल में हमें एक अच्छी रिकवरी देखने मिली थी लास्ट 3 दिनों में। प्राइसेस ऑलमोस्ट 6 से 7% ऊपर थे लो में। फिजिकल मार्केट में जो टाइटनेस है वो एक कंसर्न है, और साथ में डॉलर इंडेक्स में भी वो नरमी देखने मिली, तो उसने क्रूड ऑयल प्राइस को एक सपोर्ट दिया हुआ है। तो ओवरऑल डिमांड कंसर्न अभी भी बने हुए हैं चाइना में कोविड के चलते, और साथ में रिसेशनरी कंसर्न्स भी है यूरोप में। तो मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल एक रेंज में कारोबार करता रहेगा। अगर कोई भी हमें करेक्शन आता है 6,900 के अराउंड, तो वहां पे हम बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 6,800 का रखे और टारगेट हम 7,030 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्रूड पर प्रथमेश जी आपका व्यू क्या होगा? आवाज आ रही है हाँ, विश्वमोहन जी? आप ऑडियो बहुत क्लियर है अब आपकी। क्रूड में ऑप्शंस की भी रणनीति बताइए और फ्यूचर्स में क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से मैं क्रूड में फ्यूचर्स में नहीं ट्रेड करना चाहूंगा। पॉसिबिलिटी यहाँ पे ऑप्शंस में मोमेंटम बेटर है। यहाँ पे ऑप्शंस में क्रूड ऑयल का सितंबर वायदा आउट ऑफ द मनी 6,800 का पुट बाय करने की सलाह दूंगा। 85 पे मिल रहा है, ये स्टॉप लॉस रहेगा 45 का, टारगेट रहेगा 190 के लिए। क्या नेचुरल गैस के ऑप्शंस में कोई रणनीति है क्या प्रथमेश जी? हाँ जी, आउट ऑफ द मनी 680 का कॉल जो है वो बाई करने की सलाह रहेगी। सितंबर वायदा 30 रुपए में मिल रहा है, स्टॉप लॉस रहेगा 23 का, टारगेट रहेगा 45 के लिए। यानी नेचुरल गैस में कॉल ऑप्शंस खरीदने की सलाह है 680 का, और पुट ऑप्शंस बाइंग करने की सलाह है 6,800 के स्ट्राइक की पुट खरीदना है आपको क्रूड में। क्रूड पर आपका व्यू क्या होगा सुनील जी? जी विष्णु जी, मुझे लगता है थोड़ा अगर हम ओवरऑल क्रूड का सिनारियो देखते हैं तो वो सप्लाई रिस्क से अभी धीरे धीरे डिमांड कंसर्न्स की तरफ मूव होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि जो डॉलर में अभी वीकनेस देखने को मिला उसका सपोर्ट जरूर मिला। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमने अच्छा इंप्रूवमेंट देखा, और ओपेक की तरफ से भी तकरीबन 0.1 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन कट की जो बात आई है दिसंबर से लागू करेंगे, तो उसका थोड़ा सपोर्ट मिला था। बट 3 फैक्टर जो है मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे मैंने बताया, एक सप्लाई रिस्क से अभी सिचुएशन डिमांड कंसर्न्स की तरफ से मूव होते हुए नजर आ रहा है, और दूसरा चीज ओपेक अगर प्रोडक्शन कट की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं डिमांड को लेके उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं वीक होते हुए नजर आएगी, उसी वजह से वो प्रोडक्शन कट की बात कर रहे हैं। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि डिमांड कंसर्न्स अभी रहेंगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सेल ऑन राइस का एक रणनीति रहेगा। फिर भी मैं बोलूंगा एक रेंज बाउंड में ट्रेड करेगा। ब्रेंट क्रूड $90 ऑन द लोअर साइड और ऑन द हायर साइड $100 का एक रेंज पकड़ के चलेगा। अभी डे ट्रेडर्स को करंट भाव में अगर कुछ ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सेलिंग साइड रहना चाहिए। 6960 के रेंज में सेल करना चाहिए जो करंट भाव है। 7,000 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और 6,880 तक का एक इंट्राडे लेवल देखने को मिल सकता है डाउन में। ओके, यानी दोनों ही जानकारों को लगता है बेचकर ही जाना चाहिए, और प्रथमेश जी को लगता है कि ऑप्शंस के जरिए जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वॉलेटाइल काउंटर भी है, 6,800 के स्ट्राइक की आप पुट खरीद सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मेटल की। मेटल में हालांकि हल्की तेजी दिख रही है, ज़्यादातर काउंटर में कॉपर दबाव दिख रहा है। दिव्या, आपकी टॉप पिक क्या होगी बेस मेटल्स में आज? मेरी टॉप पिक कॉपर के अंदर रहेगी। कॉपर में जैसे कि हमने देखा कल एक अच्छी रैली हमें देखने मिली थी। कॉपर 2 वीक के हाई पे चल रहा है। मेन जो चाइना में वापस से स्टिमुलस की बातें चल रही है उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, और साथ में एक्सकॉन्डीडा माइन जो है वहाँ पे जो वर्कर की स्ट्राइक है उसका कोई सॉल्यूशन अब तक आया नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये फैक्टर जो है कॉपर को सपोर्ट करेंगे। तो 660 के अराउंड कॉपर हम बाई करें, स्टॉप लॉस हम 655 का रखें, और टारगेट हम ऊपर में 6,666 का रख सकते हैं। और एल्यूमिनियम भी हम बाई कर सकते हैं 199 के अराउंड, स्टॉप लॉस हम 197 का रखें और टारगेट हम 202 का रखें।
कॉपर और एल्युमिनियम दो टॉपिक है दिव्या गगलानी की तरफ से, ये दोनों पिक आप यहाँ पर खरीद सकते हैं मेटल में। आप क्या खरीदने या बेचने की सलाह दे रहे हैं पथमेश जी बेस मेटल्स में? टॉप पिक मेरे ख्याल से कॉपर थोड़ा सा लैगिंग है आज, तो कॉपर में बाई करने की सलाह रहेगी 660 पे। 656 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 671 के लिए रहेंगे। ओके, इसके अलावा कोई और भी पिक है? कॉपर इनकी भी पिक है, सिमिलर पिक है दिव्या की। एक और पिक कोई मेटल में आज प्रथमेश जी? मेटल में कॉपर में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, एक ही मेटल में मैं ट्रेड करना चाहूँगा। सारे मेटल्स में, बाकी मेटल्स में ट्रेड नहीं बन रहा है फिलहाल, ऑलरेडी अप है, यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं पिक करना चाहूँगा। जी आपकी टॉप पिक? कॉपर तो दोनों की कॉमन पिक हो गई और दिव्या ने एक एक्स्ट्रा कॉल एल्युमिनियम पर भी दिया है, आपकी तरफ से? जी मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम भी एक कॉपर के अलावा एल्यूमिनियम बेस मेटल पैक में थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। दो फंडामेंटल फैक्टर यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। एक जो यूरोपियन पावर क्राइसिस है उसकी वजह से सप्लाई डिसरप्शन है मार्केट में, तो उसका सपोर्ट एल्यूमिनियम को मिलेगा। और ग्लेनकोर जो एक बड़ा प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का, उसकी तरफ से भी वार्निंग आया है कि यूरोपियन स्मेल्टर्स में कहीं ना कहीं शटडाउन हो सकता है हायर एनर्जी कॉस्ट को लेके। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 3 से 4 रुपए का तेजी देखने को मिल सकता है। अभी 199.60 के रेंज में चल रहा है, मुझे लगता है कि करंट लेवल पे भी एंट्री की जा सकती है। 198 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और 203 का इंट्राडे टारगेट लेके चल सकते हैं एल्यूमिनियम में। ओके, अब बात कर लेते हैं कॉटन केक की, जहां पर वायदा में जबरदस्त तेजी का रुख देखने को मिल रहा है, खास करके सितंबर वायदा। हालांकि वो अब एक्सपायरी मोड में चला गया है, 20 तारीख को इसकी एक्सपायरी भी है। अक्टूबर के रेट अभी भी 2400 के आसपास ही घूम रहे हैं। सुनील जी, वायदा में क्या हो रहा है? इतना उतार चढ़ाव क्यों दिख रहा है और भाव में क्या हो रहा है? सितंबर में और अक्टूबर में इतना फर्क भी है कॉटन केक में? ऑयल सीड केक के फ्रंट पे अभी इंपॉर्टेंट है ट्रिगर। हालांकि आज हम देखते हैं तो जो करंट वायदा है वो तकरीबन 5% ऊपर है। और 3 सिनारियो जैसे मैंने बताया, एक सप्लाई सिचुएशन थोड़ा ठीक है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा मार्केट गिरा था। और अगर हम हाजिर भाव देखते हैं तो ये तकरीबन 1.5 साल के लोअर प्राइस पे हैं। अगर हम सितंबर के भाव देखते हैं तो ये लेवल्स जो है 1.5 साल के पहले इसी लेवल से एक पुल बैक हमें आता हुआ दिखा था। इंप्रूवमेंट इन बाइंग लोअर लेवल पे आते हुए देखा था हमने। और अगर एंटिसिपेशन, अब देखिए अक्टूबर में डिस्काउंट क्यों है, क्योंकि अगर बारिश ठीक ठाक ही रहेगी, बहुत ज्यादा एंटिसिपेटेड से ज्यादा बारिश नहीं रहेगी, तो सप्लाई अच्छी रहेगी अक्टूबर में। अक्टूबर में कॉटन का सप्लाई अच्छा रहेगा तो कॉटन सीड का भी सप्लाई अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो सप्लाई का जो कंसर्न है वो कहीं ना कहीं नहीं रहेगा, तो उसकी वजह से प्राइसेस डिस्काउंट पे चल रहे हैं। बट हाजिर भाव में यहाँ से थोड़ा सपोर्ट इसलिए मिल रहा है कि अगर बारिश अक्टूबर में एंटिसिपेटेड से ज्यादा हो जाएगा तो सप्लाई में कहीं ना कहीं इंपैक्ट आएगा और उसके वजह से प्राइसेस जो है शॉर्ट टर्म में बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं नजर जो है अक्टूबर में रेंज के ऊपर जरूर रहेगी। और टेक्निकल फ्रंट पे जैसे मैंने बताया 1.5 साल पहले भी इसी रेंज से मार्केट अपसाइड में टर्न लिया था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच का सिनारियो है इसमें। अभी के हिसाब से मुझे लगता है ऑलरेडी आज 5% बढ़ चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो उतना फेवरेबल नहीं रहेगा यहाँ पे बाई करने का। थोड़े रिस्क ट्रेडर्स को मैं सेल का एक राय जो है देना चाहूंगा कि 2750 या 2800 के रेंज में अगर मिलता है तो बेचना चाहिए। 2900 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। ऑन द लोअर साइड मुझे लगता है कि 2500 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। सो आई बिलीव सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी कॉटन सीड ऑयल केक में फिलहाल ठीक रहेगी। ओके, यानी सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी के साथ आपको काम करना है। 2900 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पर बेच सकते हैं। हमारे साथ अब कुंतई ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं सुधीर अग्रवाल जी। सुधीर जी, आपको हाजिर में क्या हो रहा है कॉटन केक में और किस तरह के अराइवल है, किस तरह के स्टॉक की स्थिति है और वहां पर भाव क्या चल रहा है? क्या वायदा से तालमेल है वहां पर? नमस्कार जी। पिछले अगर देखा जाए तो पिछले 5-6 दिनों से पूरे कॉटन एरिया में, कॉटन ग्रोइंग एरिया में काफी अच्छी बारिश हो रही है। उसकी वजह से काफी अच्छा, जो एक तो फसल खराब होने की थोड़ी खबरें आ रही है, दूसरी बात फसल लेट होने की खबरें आ रही है। इसकी वजह से कपासिया खली में बाजार काफी तेज हो गया है और फिजिकल में शॉर्टेज भी बनी हुई है, क्योंकि 1 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर तक डिमांड बहुत अच्छी रहती है खली की और ये डिमांड का पीरियड है। क्योंकि इस समय अभी पिछले 8 महीने से वायदा नीचे चलता रहा, बाजार में स्टॉकिस्ट के पास माल धीरे धीरे कम करता रहा, उसको घाटा लगता रहा। इसकी वजह से लोगों के पास स्टॉक की बहुत कमी आ गई है और नए माल की अभी इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए बाजार बहुत तेज हो गया इसकी वजह से। ओके सर, और हाजिर में क्या भाव चल रहा है कॉटन केक का? कॉटन केक का अगर भाव देखा जाए तो अभी 10-12 दिन पहले जो खली 3700-3800 रुपए चली थी वो अभी 3200 रुपए रह गई। मतलब ये देखा जाए तो फिजिकल में
7-8 दिन में 10 से 12 दिन में करीब 600 रुपए कुंटल नीचे हो गया। उसकी वजह से डिमांड बहुत जबरदस्त बढ़ गई है। ओके सर, ये वायदा और हाजिर में हालांकि काफ़ी फ़र्क है, लेकिन क्वालिटी को लेकर भी आप लोग जैसे पहले भी के ऑयल कंटेंट हाजिर के जो स्टॉक है उसमें ज़्यादा रहते हैं, उस वजह से भी हाजिर में फ़र्क है। लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि तालमेल नहीं है हाजिर और वायदा में कॉटन केक में? देखो, कॉटन केक जो वायदे की बात है, वायदा के अंदर जैसा अभी 2,70,000 बोरी का स्टॉक है, वो वायदे के अंदर एक दिन की खली की खपत है अगर इंडिया के अंदर देखा जाए। पर दिक्कत क्या होती है, वायदे के अंदर जो खली लगती है उसके अंदर पैरामीटर होता है, जैसे 6% ऑयल होना चाहिए, 9% मैक्सिमम मॉइस्चर होना चाहिए, 27% फाइबर होना चाहिए। जो एलसीडीएस के अंदर जो सटोरिया रहता है वो एक माहौल बनाया जाता है कि उसकी खली खराब है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो एनसीडीएस की खली है उसका कुछ पैरामीटर है, उसी आधार पर खली लगती है और एनसीडीएस को डिलीवरी उसी पैरामीटर के आधार पर देनी पड़ती है। अगर वो पैरामीटर एनसीडीएस फुलफिल नहीं करता तो उसको डिस्काउंट करना चाहिए। इसलिए एनसीडीएस की खली खराब हो ही नहीं सकती क्योंकि वो पैरामीटर पे होती है। जैसे आज 24 कैरेट, और फिर भी एनसीडीएस के अंदर कई खली के अंदर 100 रुपए प्रीमियम रहता है, कई जगह 200 रुपए प्रीमियम रहता है। मैंने कई बार ये चैनलों पे उठाया, जबकि आपके यहाँ एनसीडीएस में पैरामीटर है तो फिर उसी आधार पे खली देना चाहिए, आपको प्रीमियम लेना ही नहीं चाहिए। जैसे आज हमारे फिजिकल में, आप भी फिजिकल में 3200 रुपए से लेके 4200 रुपए खली का भाव है और एनसीडीएस में मुश्किल से 2700 रुपए का भाव है। तो कुल मिला के एनसीडीएस की खली का डिफरेंस तो हर समय रहता ही है, क्योंकि एनसीडीएस की खली बहुत कम चलती है, ना के बराबर चलती है। हमारी जो प्रीमियम, ये सिर्फ एक पैरामीटर रहता है, एक अपन जैसे कहते हैं बेस प्राइस रहती है, उस आधार पर अपन एनसीडीएस को लेते हैं, जबकि एनसीडीएस की खली चलने में बहुत कम है। मैंने कई बार इसको चैनलों पर उठाया कि इसके अंदर 7.5% खली होना चाहिए, और एनसीडीएस के अंदर सटोरिये बैठे रहते हैं। वो क्या करते हैं कि एक ही रूम में 10 आदमी बैठे हैं, राम ने श्याम को बेचा, श्याम ने राम को बेचा, ऐसे करके इसको वायदे को देखा जाए तो आपने देखा पिछले 12 दिन में 2 सर्किट लगा दिए। ऐसा क्या हो गया? ऐसी कोई खली कोई मार्केट में आ गई क्या? इतना कोई वो हो गया क्या? आज 2 सर्किट कल और आज में फिर 5 सर्किट लगा दिए। इसका मतलब एनसीडीएस पे बहुत ज्यादा धांधली हो रही है, और ये धांधली होने के कारण पूरे व्यापार को तहस तहस कर दिया। पिछले 8 महीने से कई बार इन्होंने, मैं बोलता हूँ कि भैया आप पे स्पॉट रेट कल भी 2700 रुपए था स्पॉट रेट, और बीच में खली इन्होंने स्पॉट रेट 2700 ही है, फिर भी वायदा 2400 कर दिया। आज स्पॉट रेट 2700 रुपए के आसपास है, खली 2750 कर दी। तो कुल मिला के इसके अंदर बहुत ज्यादा धांधली होती है। मैं हर बार इस चीज के एनसीडीएक्स के बारे में बोलता हूँ। पिछले साल तो आपका चैनल नहीं था, फिर भी बाकी 2 चैनल पे 21 सितंबर को मैंने इस चीज को ऑब्जेक्शन उठाया था, और फिर भी कोई सुनते ही नहीं है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि ये एनसीडीएक्स पूरे व्यापार को खराब करता है। हमने इसके बारे में कई बार बोला कि इसके अंदर एनसीडीएक्स के अंदर कपास से खली करने वाले लोगों को ही इन्वॉल्व होना चाहिए, जिसके पास जीएसटी हो, जो सिर्फ ऑयल मिल हो, जिनो हो, जिसका कि अभी इसके अंदर क्या होता है कि दूसरे फालतू लोग आ जाते हैं, और एक ही रूम में इसके अंदर एनसीडीएक्स के अंदर अगर जांच की जाए तो इतना ज्यादा फर्जी वाला निकलेगा, क्योंकि राम ने शाम को बेचा और इसके अंदर फर्जी वाला निकलेगा। दूसरी बात क्या है कि आज कई लोग बोलते हैं कि कैसे जांच हो, अगर जांच हो तो मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में सारा जो डाटा जो भी व्यापार होता है टोटल नंबर 1 में होता है, सारा रिकॉर्ड एनसीडीएक्स के पास है। अगर जांच करें तो इतना ज्यादा फर्जीवाड़ा होगा, इसके कारण पूरा व्यापार तहस। हमने पिछले साल दिसंबर में भी ज्यादा तेजी मध्य होने की वजह से इसको बंद करने का, बैन करने का लगाया था। वो इसीलिए लगाया था कि आप अप्रत्याशित तेजी मध्य करते हो। आज नोटेड सर 3-4 बातें मैं समझ गया। एक तो ये कि सही रिफ्लेक्शन नहीं है एनसीडीएक्स का, हाजिर से तालमेल नहीं रहता है भाव में, और अनावश्यक उतार चढ़ाव जिससे दिक्कत होती है। और जो पार्टिसिपेंट को लेकर है, 12 तारीख में 2 लोअर सर्किट लगा दिए, 2 अपर सर्किट लगा दिए। बिल्कुल नोटेड सर, सारी बातें समझ गए सर। दोनों तरह की चाल देख रही है, एक तो या तो अपर सर्किट लग रहा है या लोअर सर्किट लग रहा है, और पार्टिसिपेंट्स ऐसे लोग भी है जो जिनका कोई फिजिकल में जिनका कोई एक्सपोजर नहीं है, ऐसे ट्रेडर्स के होने से भी दिक्कत हो रही है। और क्वालिटी को लेकर जो कंसर्न है, ये कई सारे एसोसिएशन की तरफ से आ चुके हैं कि ऑयल कंटेंट जो कॉटन केक में है वो काफ़ी कम है, जो हाजिर में उसकी डिमांड काफ़ी कम रहती है। तो ये भी एक मसला है। और दूसरा पार्टिसिपेशन को लेकर है, जो इंडस्ट्री जो इसे कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों का पार्टिसिपेशन कॉटन केक में बढ़ना चाहिए, ताकि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो और एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म का सही फायदा जो सही जरूरत के लोग हैं उनको तक मिले। चलिए अब सुनीजिए फटाफट से ग्वार पर बता दी सर, अच्छी तेजी आज दिख रही है, क्या करना चाहिए ग्वार सीड में? मुझे लगता है ग्वार सीड में तकरीबन 90 रुपए का तेजी है। आज 4965-70 के रेंज में चल रहा है। तकरीबन 2 हफ्तों से कंसेक्यूटिवली थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। इसका मेजर कारण यही है
कि जो एक्सटेंसिव ड्राई पीरियड हमें ग्वार बेल्ट में देखने को मिल रहा है राजस्थान में, तो उसका सपोर्ट जो है मुझे लगता है कि ग्वार को मिल रहा है और एक्सपोर्ट का भी प्रोस्पेक्ट थोड़ा बेहतर है। तो मुझे लगता है 4965 अभी का चल रहा है, तो एक हाजिर भाव में भी एक एंट्री ली जा सकती है। 4900 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ऑन द हायर साइड मुझे लगता है कि 5100 तक का लेवल दिखा सकता है। सुनील जी आपका, दिव्या गगलानी आपका और प्रथमेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और पूरा आउटलुक समझाया और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप